सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। पहले अपना नाम बताइए। हाँ, मैं RJS PBH पॉजिटिव एम्बेसडर सत्येंद्र सुमन त्यागी। मैं अपना क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ सर, छोटे बच्चों को कैसे संस्कार देने चाहिए जो वो अपना कैरियर बनाएं? छोटे बच्चों को संस्कार तो जीवन उद्देश्य के लिए दिया जाता है, कैरियर के लिए एजुकेट किया जाता है। सो हमें एजुकेट करना है। किसी भी बच्चे का जब जन्म, उसे किसी प्रकार का इस बात का ज्ञान नहीं होता कि एजुकेशन उसके लिए कितनी आवश्यक है। एजुकेशन उसके अभिभावक को मालूम है, वो एजुकेट नहीं था, स्कूल नहीं गया था, वो अनपढ़ था, मगर उसे इस बात का ज्ञान था कि बच्चे के लिए एजुकेशन, वो बच्चे को डायरेक्शन देता है और स्कूल लेके जाता है। बच्चे को लालच भी देता है, पैसा नहीं होता फिर भी खर्च करता है, घर की चीज़ों को पैसे बचाकर बच्चे की शिक्षा पे लगा दें। और जब बच्चा 10 क्लास तक पढ़ लेता है तो वो पिता कहता है अब मैं तेरे को इससे आगे नहीं पढ़ा सकता, मेरी मजबूरी है। मगर बच्चे को पता लग जाए कि एजुकेशन उसके लिए, वो कह रहा है मैं खुद ही पढ़ लूँगा, मैं वजीफ़ा में लूँगा या ट्यूशन पढ़ाऊँगा या ऑनलाइन कर लूँगा, मगर मैं करूँगा। सो हमें डायरेक्शन देने हैं, संस्कार नहीं देने हैं। कैरियर के लिए डायरेक्शन है, जीवन उद्देश्य के लिए संस्कार। धन्यवाद। आनंद आनंद आनंद। मैंने आपने कहा था कि सरकारी नौकरी देना सरकार का कोई फर्ज नहीं है। सरकारी नौकरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी नौकरी से ही पेरेंट्स बच्चे को पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं कि वो पढ़ लिख के एक सरकारी नौकरी है, क्योंकि वो नौकरी सिक्योर हो। प्राइवेट नौकरी हर कोई अपना धंधा नहीं, बिजनेस खोल सकता। हिंदुस्तान के अंदर हजारों लोग हैं जो अपना बिजनेस करते हैं, तो उनके बच्चे ही बिजनेस करते हैं। नए व्यक्ति बहुत कम होते हैं। आम लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो अपना बच्चों को कोई बिजनेस करवाएं। ये बात नहीं है। सरकार है, हम सरकार के बहुत बड़े बड़े महकमे हैं, उसके अंदर नौकरी मस्ट है और नौकरी मिलनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि सरकारी नौकरी की आवश्यकता नहीं, मैंने कहा सरकारी नौकरी बहुत सीमित है। और जो आपने प्रश्न करे, आप अपने आप को अलग करके अपने अड़ोस पड़ोस में देखें, कितने आपके मित्र जो दुकानदार हैं, फैक्ट्री के उनके बच्चे अनएजुकेटेड हैं। आज वो प्राइवेट स्कूलों के अंदर इतनी हाईली फीस दे रहे हैं। ये आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। सरकारी नौकरी सीमित है, वो सीमित ही रहेगी, मगर असीमित व्यापार करने के रास्ते प्राइवेट जगत जो है, जिनको नौकरी मिली है, जो कारीगर हैं, वो खुद अपने आप को कर, और जो सरकारी है वो अगर ये समझें कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के बाद सरकारी नौकरी ही दूंगा, तो भीतर से कमज़ोर है। उसको राष्ट्र के प्रति कि तेरे को ये फैसिलिटी सरकार ने मुझे दी थी और मैं तेरे को दे रहा हूँ, तू और R&D कर, मैं तेरे को सहयोग दूँ, मैं तेरे करियर में सहयोग। ये डायरेक्शन होना चाहिए, ना कि सरकारी नौकरी वाले पाने वाला ये बेटा भी सरकारी नौकरी बने। ये राष्ट्र निर्माण के लिए उचित नहीं है। और सरकार की नौकरी सीमित रहती है जो सामूहिक रूप से कार्य है, व्यक्तिगत रूप से सरकारी नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरी राष्ट्र निर्माण के लिए, और जो मजदूर है, जो कारीगर है, जो व्यापारी है,
जो फैक्ट्री वाला दुकानदार है, अगर हम देखेंगे तो वो कभी कंपटीशन में लड़ा ही नहीं है। वो भी ग्रेजुएट होने के बाद, मैंने अभी बोला 70% लेने वाला जीवन में ज़्यादा कामयाब हुआ और 95% रहने वाला सीमित दायरे में कामयाब हुआ और जीवन में बहुत कुछ खो गया, कॉन्फिडेंस की कमी है। तो आपके इस प्रश्न का साथ मैं पूर्ण रूप से सहमत ना होता हूँ, आंशिक रूप से सहमत हूँ और आपको एजुकेट भी कर रहा हूँ कि आपने अगर सरकारी नौकरी करी तो अपने बच्चों को सरकारी नौकरी के बजाय अपना काम करने के, स्टार्टअप करने के लिए या दूसरे काम के लिए उनको प्रेरित करें। ये उद्देश्य होना है। ये उद्देश्य होगा तो हम अपना और राष्ट्र का निर्माण करने में सहयोगी होंगे। ये सिर्फ फौजी जो है वो राष्ट्र निर्माण के लिए हैं, साइंटिस्ट राष्ट्र निर्माण का लाए। राष्ट्र निर्माण का हर वो कारीगर है जिसने नई इन्वेंशन कर, किसी ने कुर्सी बनाई है, किसी ने एसी बनाया, वो भी राष्ट्र निर्माण, और इसकी परसेंटेज 80% है। तो ये राष्ट्र निर्माण के पिलर हैं, हमें इस बात का ध्यान है। पूर्ण रूप से सभी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, इससे अगेंस्ट हूँ कि हमें अपने आप कर रहे हैं अपने आप को। और आज तो इतना ज़्यादा प्रवीण है कि हम अपने आप को कितनी भी ऊंचाई में ले जा सके। हमें आपको नौकरी अपनी जगह है, मगर अपना व्यवसाय के चांसेस कामयाब होने के बहुत ज़्यादा हैं। एक मजदूर जो है वो जब बुद्धि शिक्षा से लेता है तो उसको 500 रुपये मिलते हैं। जब वो शिक्षा का है तो वो एक राजमिस्त्री बन जाता है, मेहनत उसकी कम हो जाती है और उसे 800 रुपये मिल जाते हैं। और वो फिर शिक्षा के माध्यम से वो ठेकेदार बन जाता है तो मेहनत बहुत कम हो जाती है और इनकम जो है 2000 रुपये पर डे हो जाए। शिक्षा का महत्व है, मगर हमने शिक्षा का महत्व सिर्फ नौकरी के लिए रहना है, ये दीदेवार इसके लिए सहमत नहीं। सहमत। आनंद आनंद आनंद। ये जो आपका आज का टॉपिक रखा गया है, जीवन उद्देश्य और कैरियर, मैं इन दोनों चीज़ों को एक का दूसरे का पार्ट जरूर समझता हूँ, क्योंकि जीवन उद्देश्य एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। इसके अंदर हमारे जीवन की सभी पहलू इसके अंदर समाहित होते हैं। लेकिन कैरियर के अंदर सिर्फ एक आप जीविका अर्जन का जो स्रोत है उसको बनाने के लिए जो भी आप प्रयास करते हैं उसको हम कैरियर बनाने की बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन दोनों के अंदर संतुलन बनाना बहुत ही ज़रूरी है। आमतौर पर लोग कैरियर बनाने की होड़ के अंदर अपना जो जीवन का जो उद्देश्य है वो भूल जाते हैं। जीवन का उद्देश्य के अंदर कैरियर भी एक बनाना भी एक उसका पार्ट हो सकता है, लेकिन सिर्फ कैरियर बनाना ही जीवन उद्देश्य ये नहीं हो सकता। क्योंकि ज़्यादातर लेट मी कंप्लीट, मैं उसके अंदर से आपसे उसके अंदर थोड़ी सी आपके विचार भी चाहूँगा कि ज़्यादातर देखा ये जाता है कि जैसे मैंने कहा कि कैरियर बनाने की होड़ के अंदर लोग अपना जो है जीवन का जो है जो उद्देश्य है वो भूल जाते हैं। लोग जैसे कि आपके शब्दों में ही कि अपने जो साधन है और दूसरी आपकी साधना है, लोग साधन को ही जो है वो साधना का उद्देश्य बना लेते हैं। यानी कि साधना को ही अपने जो है उसके साधन जो है अपनी जीविका का कारण बना लेते हैं। तो इसके अंदर कहाँ पे इन दोनों चीज़ों को बैलेंस किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है कि आदमी जो है अपने जो उसकी साधना है, जो उसका उद्देश्य है, उसके अंदर और जो उसका जो जीवन का उद्देश्य उसका अपना जो उसकी ज़रूरतों के लिए जो उसका साधन है, उन दोनों के अंदर वो कैसे तालमेल बिठाए ताकि दोनों सेपरेटली उसका जीवन भी उसमें सुगम रहे और उसका जो है उसका कैरियर भी उसमें बनाए। धन्यवाद। ये आज का विषय चुना इसलिए गया था, कैरियर और जीवन उद्देश्य।
क्योंकि कैरियर को ही जीवन उद्देश्य माना गया है। और अभी हमने ये कहा है जीवन उद्देश्य के लिए कैरियर एक आवश्यक है, मगर कैरियर ही जीवन उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमने देखा है, अभी आपने साधन और साधना की बात करी। एक खिलाड़ी है, एक गीतकार है, एक म्यूजिशियन है, उसका शौक है, वो उसमें साधना करता है, उसका साधन नहीं है, पर उसकी साधना ही उसका साधन बन जाता है, क्योंकि उसकी डिवोशन होती। कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई टेनिस खेल रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई डांसर नृत्य कर रहा है, वो उसका शौक था, उसने साधना करी और समय में उसका साधना ही साधन बन गई, कैरियर बन गया। मगर उसको देखकर कोई दूसरा व्यक्ति कैरियर बनाना चाहे, वो कामयाब नहीं हो। ये अंदर से जो मेरी साधना है, मेरा कैरियर बनने में मुझे सहायक होता है। अगर मुझे कुछ करना है और एजुकेशन को मैंने पैशन मान लिया, उसमें साधना करी और फिर मैं नए निर्माणों में साइंटिस्ट बन जाता, वो मेरी साधना पूरे जगत के लिए साधन बनती है। तो एजुकेशन अगर किसी हो तो मेरी साधना, और उससे अगर मैंने नौकरी पाली है और नौकरी भी मेरी साधना हो, उसमें क्या कमियां हैं, मैं उसमें सुधार कितना ला सकता हूं और कितना मॉडिफाई कर सकता हूं, ये जीवन उद्देश्य होना चाहिए। सिर्फ नौकरी, आर्थिक संपन्नता, हम अपने आप को कमजोर और सीमित दायरे में कर रहे हैं। मेरी ऊर्जा तो हर एंगल से है, सो विषय तो बहुत बड़े हो जाते हैं। सो मेरे को अगर किसी तरीके से मैंने नौकरी पा ली और नौकरी पाने के बाद मैं संतुष्ट हो गया, तो मैं अपने जीवन का दुश्मन हो गया। मैं अपने जीवन का दुश्मन नहीं हुआ, मैं समाज का भी दुश्मन हो गया कि मेरे को अगर ऐसी फैसिलिटी मिली थी कि मैं राष्ट्र के निर्माण में अपना कुछ ऐसा सहयोग दे सकता। कुछ ऐसे हमारे नेता हुए हैं, समय समय पे होते हैं, आज भी वर्तमान स्थिति में। सो मेरे को ये देखना है कि मेरी साधना भी साधन बन सकते। ना साधना जीवन उद्देश्य है, ना साधन जीवन उद्देश्य। जीवन उद्देश्य इन सामूहिक रूप से ये सारे जीवन उद्देश्य के लिए सहायक हैं, सहायक हैं, सहायक हैं। आनंद आनंद आनंद। त्यागी कि बच्चे बड़े होने पर वो कैसे कैरियर बनाएं, और कुछ बच्चे ये सोचते सोचते कि भाई मैं ये बनूं, वो बनूं, और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कोई ऐसा मार्ग बताइए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर बनाने में डिप्रेशन में ना आए। कभी डॉक्टर बनना चाहते हैं, कभी इंजीनियर बनना चाहते हैं, ये ही डिसीजन नहीं ले पाते हैं वो कि हमें बनना क्या है। ये प्रश्न आज वर्तमान स्थिति में बहुत बड़ा बन चुका है और ये बढ़ ही रहा है। इसका एक कैसे किया जाए, माँ बाप का काम हो। एक म्यूजिशियन बनना चाहता है और माँ बाप कहता है तो मेरा व्यापार संभाल, तो वो ना व्यापार संभाल सके, ना वो म्यूजिशियन या खिलाड़ी बन सकते। उसमें एक ही तरीका है, माँ बाप कमांड नहीं करेंगे, सजेशन देंगे। बेटा जो तेरा खिलाड़ी तेरा का है, तेरा गीतकार का है, उसको तू कर, सपोर्ट करें, पर फैक्ट्री या दुकान पे भी आया जा। कुछ अगर तू वहाँ पे नहीं कामयाब हो गया तो ये तेरे पास पड़ा है, अरे तू उसमें कर गया तो मेरी सपोर्ट है। ये माँ बाप की कमजोरी है कि हम उसे कमांड करते हैं।
मेरा नर्सिंग होम है और मैं नर्सिंग होम चलाना है कि मैं बच्चे को डॉक्टर बनाना है, वो पढ़ ही नहीं सकता है। मैं व्यापारी हूं और मुझे बच्चे को आज हर माँ बाप को अपने आप को समय के अनुसार अपग्रेड करना हो। अपग्रेड का मतलब जो विषय वस्तु इस समय चल रही है, अपग्रेड का अपने आप को एजुकेट करना। हमने 50 साल पहले जो हमने पढ़ाया जाता था कि स्कूल में टीचर को एप्लीकेशन लिखिए मैं छुट्टी चाहिए। हमारे यहाँ पर डाकिया था, दिवाली पे कुछ लेने आता था, चिट्ठी पत्री थी। आज है, जब उन्हें उसको नहीं स्वीकार किया, वो चली गई, तो हम पुरानी बातों को वर्तमान स्थिति में क्यों ठोक रहे हैं? ये माँ बाप दोषी है, आज की बच्चा नहीं है। सो माँ बाप को, अभिभावकों को एजुकेट होना पड़ेगा। बच्चा उनकी हम सुनते नहीं हैं, हम उनके मित्र बने। जो अपनी औलाद का बाप बन के रहता है वो उससे बड़ा अपनी औलाद का दुश्मन हो नहीं सकता, और जो बाप अपनी औलाद का 21 साल के बाद मित्र बनता है वो उससे अच्छा अभिभावक हो नहीं सकता। सो वो जब बच्चों से बात करेगा तो अपनी उम्र के बच्चों से बात, उसी में एजुकेशन में, लड़की हो या लड़का, पर हम उसकी मन की बात को कहने का, फिर हम उसे एजुकेट करें। हम कमांड करते हैं, दोषी माता पिता हैं, बच्चा नहीं है। उसका डिप्रेशन का कारण भी माँ बाप है, वर्तमान स्थिति नहीं है, क्योंकि माँ बाप अपने आप को वर्तमान के हिसाब से एजुकेट नहीं कर पाए। सो ये सभी अभिभावकों की जिम्मेवारी है कि डे टू डे अपने आप को एजुकेट करें, और एजुकेट करते हुए पुरानी रीति रिवाजों को, जो इसकी, आपने साइकिल चलाई थी, आज आप गाड़ी क्यों चला रहे हैं? बच्चे को बोलोगे सामने साइकिल से जिंदगी शुरू कर, तू साइकिल से कर, कहा है कभी? तो फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? ये हमारी वीकनेस है, हमें अपने में बदलाव करना है। और ये समस्या का एक उपाय मैंने जो अपने अनुसार, विचार के अनुसार दिया है वो दिया है, और जो जो अपनाएंगे शायद कुछ सुधार हो जाएगा, और हमारी वर्तमान पीढ़ी जो है वो इस डिप्रेशन से बाहर निकल आएगी। मैंने अपने बच्चे का बाप बना, संस्कार तो मैंने खुद ही खो दिए, मैंने मित्र तो बना नहीं, और मैं उसे वो एक्सपेक्ट करूं। सो संस्कार मुझे पहले अपनाना है। याद रखिएगा, कोई औलाद अपने से कोई भाषा नहीं सीखती, अपने से कोई भजन नहीं सीखते। वो जिस परिवार के अंदर आया है उसी के संस्कार उसे मिलते हैं, और जो एक उम्र के बाद उसे बाहर से मिलते हैं वो भी गलत नहीं होते। हम उनको गलत बच्चों पे थोपते हैं। हम डिस्कशन करेंगे, आज का बच्चा इतना एजुकेटेड है, अगर हम उसे कहें कि बेटा तू क्या कैरियर बनाना चाहे, अगर हम उसके साथ सहयोग देंगे, उसके साथ बैठ रहे हैं, संस्कृति हमारी, अगर उसके साथ घर में बैठेंगे तो संस्कृति उसे मिलेगी ही। हमने उससे कमांडिंग दी है तो वो फिर साइड मार देता है। जब उम्र आ जाती है तो फिर हमें वो कमांड करता है कि तुमने जब बाप का रोल में मुझे डांटा था, अब मैं तेरे को करूँगा। मैं ये देखा है कि जिन जिन माँ बाप ने अपनी संस्कृति को बड़ी सहज से, बच्चों को प्यार से, उनकी औलाद आज भी पूरी ठीक है। हम ये बहुत कम ने, आपने प्रश्न करा, आपके घर में आस पड़ोस में कितने रिश्तेदार हैं, किनके पास ऐसा है? देखेंगे कोई 2-4 लोग ही ऐसे होंगे, बाकी सबके बच्चे ठीक होंगे। मगर 2-4 को हम मानते हैं, हम सही मानते नहीं। सो हम देखेंगे ज़्यादातर परिवार आज भी संयुक्त परिवार है, माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, मगर उन माँ बाप के बच्चे जिन्होंने बच्चों को संस्कार दिए हैं, ज़रूरी नहीं कि मैंने अपने माँ बाप, मैंने भी तो हो सकता है अपने पिता को कभी ऐसा कुछ बोला हो और बच्चे ने उस 7 साल की उम्र में ग्रहण हो गया होगा, तो उसके लिए कि मेरे दादाजी को तो मेरे पिताजी ने बोला था। सो कहीं ना कहीं हमसे भी तो गलती हुई है। सो बच्चा जो है वो दूषित है तो हमारी कमजोरी है, हमारा दायित्व बन गया
कि हमें वर्तमान स्थिति में उसे कैसे एजुकेट करें, उसके लिए हमें अपने को सांस्कृतिक रूप से भी एजुकेट करना हो। सरकार कौन है? आप और हम भी कोई वहाँ जाके सरकार बनते हैं और हम ही सरकार को सजेशन देंगे, मगर जब तक सरकार नहीं कर पाएगी, उसकी भी अपनी लिमिटेशंस हो, तो क्या हम काम करना छोड़ देंगे? हम आपस में सहयोगी बने, एनजीओ के रूप से, रिश्तेदार के रूप, मित्र संबंधी के रूप से। अगर हम ऐसा करेंगे तो यही जो है स्किल इंडिया में मेरा क्या इसमें सहयोग हो सकता, स्वयं का स्वामी बनकर मैं अपने दायित्व को कैसे निभा सकता। मैं अपना दायित्व को निभाऊं तो मेरे राष्ट्र का दायित्व तो अपने आप ही निभर जाएगा। सरकारों का कहाँ बनता है, मगर वो बहुत समय के बाद बनता है। सरकार भी जब तक, और कभी भी सरकार किसी के लिए नहीं बनती है। सरकार जब मजबूरी करती है कि आज इसकी डिमांड जो है बहुत हो गई है, तो तभी वो मानती है, आस्ते आस्ते तो वो फाइल भी निकाल देती है। तो हमें अपना दायित्व निभाना है। हम स्किल इंडिया के लिए अपने बच्चों का, और सर कह रहे दीदेवार पिछले 10 साल से ऐसा काम कर रहा है, और आर्जेशियन के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, आप भी सारे जुड़े हुए हैं, तो उसमें सहयोग लें। कभी भी आप फ़ोन कर इसमें सहयोग प्राप्त कर सकते। धन्यवाद। आनंद आनंद आनंद। उदय मना। तो ये नेशन वाइड टू वर्ल्ड वाइड, और इस वक्त हम लोगों के बीच में जो उपस्थित हैं उनको भी हम आमंत्रित करेंगे 2 शब्द के लिए। नंद किशोर जी जो अभी राजस्थान की यात्रा करके आए हैं, दिल्ली पहुँचे हैं, और मैं सादर नंद किशोर जी को आमंत्रित करूँगा। और इन्होंने अग्रिम बुकिंग कराई है, जो लोग अग्रिम बुकिंग कराए हैं वो लोग यहाँ उपस्थित हैं, उन्हें भी आमंत्रित करें। नंद किशोर जी प्लीज़। और उसके साथ गुजरात यात्रा का एक कार्ड जो है वो भी नंद किशोर जी को। और नंद किशोर जी 2 शब्द आज के कार्यक्रम को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया मन्ना जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी ये गुजरात यात्रा के लिए, जिसमें दीदेवार जी और उनके साथ अन्य सहयोगी इस बहुत ही महत्वपूर्ण और एक सराहनीय कदम है इस दिशा के अंदर। तो मैं उनको बहुत बहुत इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हालांकि शायद मैं भी इसके लिए उनके साथ में जा पाता, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि मैं इनके साथ में इस बात में सहयोग नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूं। और बाकी जो ये कार्य मुन्ना जी द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि अपने आप में बहुत ही एक अभूतपूर्व और सराहनीय इनका जो है ये कंट्रीब्यूशन है। ये सकारात्मक भारत की जो इन्होंने श्रृंखला शुरू कर रखी है, तो इसके अंदर इनको बहुत ही अधिक सहयोग और आप सब लोगों का इसमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। और ख़ास तौर पे दीदेवार जी का जो इनका इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है वो तो आप लोगों के सबके सामने ही है। और हम चाहेंगे कि आप इस संस्था के साथ में जुड़ के और दीदेवार जी के एक्सपीरियंस का इतना फ़ायदा जो है वो आप सभी लोग ले पाएँ, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इस संस्था के साथ में जुड़ के आप अपने लिए भी और समाज के लिए और राष्ट्र के लिए भी जो सहयोग दे पाएँ वो बहुत ही सराहनीय होगा। एक आधी बात ज़रूर मैं इसके साथ में ऐड करना चाहूँगा कि दीदेवार जी द्वारा की जो फिलॉसफी है उसके अंदर एक संतुलन की बात ज़रूर कही जाती है कि हर एक बात में संतुलित होना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का नियम भी है। तो किसी भी विषय के अंदर हमें जो है, जैसा कि अभी जो चर्चा चल रही थी कैरियर और जीवन उद्देश्य जो है, इसके अंदर भी मैं सोचता हूँ कि संतुलन का जो प्रकृति का जो स्वभाव है उसके अनुरूप ही हमें चलना चाहिए। ऐसा ही होता है कि सिर्फ जीवन का एक पक्ष जो सा है वे हम अचीव कर लेते हैं और उसको प्राप्ति के अंदर
बाकी के जो उनसे हैं जो जीवन की जो बाकी मूलभूत जो हमारी ज़रूरतें हैं या कहें कि आवश्यकता हैं वो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसी को प्राप्त करने के लिए हम अब उद्देश्य को एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन जीवन की बाकी जो चीज़ें हैं उसके अंदर भी हमें समान रूप से उनका भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर देखा ये जाता है कि अपने कैरियर के लिए जो भी लोग इतने ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं वो जीवन की बाकी जो है वो जो आवश्यकताएं हैं जो उसके जो खूबसूरती है उससे वंचित रह जाते हैं। तो मैं ये इनसे निवेदन करूँगा कि आप बाकी के अन्य पहलुओं के अंदर भी जिसमें आपके सामाजिक और जो अपने पारिवारिक और अपने सहयोग के जो हैं रिश्ते हैं उनके अंदर भी आप अपना उन पर भी अपना प्रॉपर ध्यान दिए और केवल एक ही सिर्फ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सिर्फ अपना जो कैरियर का है, जैसे अभी देखा जाता है कि आजकल के समाज में जो गृहिणियाँ हैं वो कैरियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं और इसको प्राप्त करने के अंदर कहीं ना कहीं वो अपने पारिवारिक जो है जो उनकी जिम्मेवारियां हैं उनको वो लोग सैक्रिफाइस कर लेते हैं। और जो कि प्रकृति के हिसाब से देखा जाए तो जो फीमेल्स हैं उनका जो है परिवार के प्रति उनका जो है जो दायित्व है वो सबसे ज़्यादा होता है और जो मेल है वो जो बाकी का जो है उसके परिवार का पालन पोषण का जो किरदार है वो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन आजकल का जो माहौल चल रहा है जो जिस तरीके उसके अंदर से जो गृहिणियाँ जो हैं या लेडीज़ या फीमेल जो है वो इसके लिए अपने आप कैरियर के प्रति इतनी ज़्यादा सजग हैं कि उसके लिए अपने पारिवारिक दायित्वों को भी वो सेक्रीफाइस कर दें। तो मैं ये समझता हूँ कि प्लीज़ आप इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दें। अपने पारिवारिक जो जिनका दायित्व जिस क्षेत्र में है उसके अंदर उसको सेक्रीफाइस ना करें। अपने परिवार के प्रति अपने समाज के प्रति जो उनके दायित्व हैं उनको निभाएं और उसके साथ में ही अपना कैरियर को भी जो देखे हैं, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि कैरियर में तो लोग इतने बहुत बड़े IAS और IPS और जजेस और वकील बन जाते हैं, लेकिन उनके पारिवारिक ज़्यादातर रिश्तों में देखा गया है कि उनके अंदर तलाक और इस तरीके के जो उनसे हैं और उनके बच्चों के अंदर भी आपसी में जो रिलेशन हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों से मेरा ये मानना है कि इसमें भी इस चीज़ का भी अपने उसमें ध्यान रखें। तो इन शब्दों के साथ इसकी यात्रा के लिए गुजरात यात्रा के लिए आप लोगों को फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। लाभ और एक सुरक्षा और जीवन जीने का हमें खुशहाली जीवन जीने का एक रास्ता दिखाती है। तो हम यहाँ देदी व्यवहार में आके यहाँ इनके प्रवचन सुन के प्रकृति के साथ मिलकर अपना जीवन समायोजन ठीक से बिताकर और अपने परिवार का ठीक से दायित्व निभाते हुए खुशहाली जीवन जिएं और दूसरे को जीने दें। हम किसी का बुरा न करके हमें जो संभव हो मौका मिले तो भला ज़रूर करें, क्योंकि भलाई एक ऐसी चीज़ है समय आने पर ऐसी फलीभूत होती है। कभी भी किसी भी घटनाक्रम में किसी भी परेशानी में वो सहायक बन के हमारे साथ जीवन में खड़ी होती है और हम उस समस्या से निकल के समाधान की ओर पहुंचते हैं। तो हमारा तो यही कहना है कि जीवन में अगर मौका मिलता है किसी की भलाई का तो उसको कभी न छोड़ें। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। मैं सतेंद्र त्यागी पॉजिटिव एम्बेसडर गुजरात जा रहे हैं 24 फरवरी को और 4 मार्च को वापसी आएंगे। पटेल नगर से हम अपने बैनर के साथ अपने पोस्टर के साथ वहाँ की गुजरात यात्रा की जानकारियाँ उपलब्ध करेंगे और सभी को भारत राष्ट्र के
मंच पर पहुंचाएंगे। आरजेएस पीबीएच हैप्पी जनवरी का धन्यवाद करता है। पटेल नगर मेट्रो स्टेशन से हम यात्रा शुरू कर रहे हैं। गुजरात 24 फरवरी से 4 मार्च तक चलेगी यात्रा और वहाँ का प्रोग्राम अटेंड करेंगे। आप बोलिए सर, कुछ बोलिए। गुजरात यात्रा की हम हार्दिक शुभ और मंगल कामना करते हैं कि यात्रा सफल हो। वहाँ से वहाँ की भौगोलिक जानकारी, वहाँ की सामाजिक संस्कार और वहाँ के आचार विचार, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की संस्कृति के बारे में वहाँ की सभी गुजरात वासियों की, स्थानीय लोगों का आचार विचार, उनके समझ बूझ लेके आप हमें यहाँ पर सभी की समस्याएं, सभी की सुझाव हमें बताएंगे आके। आपका इस बात में बहुत बहुत धन्यवाद। आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव की तरफ से सभी बंधुओं को मंगल यात्रा की कामना। गुजरात जा रहे हैं 24 फरवरी को और 4 मार्च को वापसी आएंगे। पटेल नगर से हम अपने बैनर के साथ, अपने पोस्टर के साथ वहाँ की गुजरात यात्रा की जानकारियाँ उपलब्ध करेंगे और सभी को भारत राष्ट्र के मंच पर पहुँचाएंगे। आरजेएस पीबीएच हैप्पी जनवरी का धन्यवाद करता है। इस वक्त जो है दिल्ली में आरजेशियंस जो विदाई देने के लिए आए हैं, गुजरात यात्रा की जो शुभकामनाएं हैं वो भी दे रहे हैं। और यहाँ पर आरजेएस की तरफ से जो पॉजिटिव एम्बेसडर हैं